जिस वक्त मैंने विद्याचरण जी को हाथ लगाया वो लोकेशन ऐसी थी कि एक हिस्सा पूरा खुला हुआ था और जितना एम्बुश मैं समझता हूँ मुझे लगता है कि वो उस वक्त ऐसा लगा कि किसी भी पल आके गोली मुझे लग सकती है। आज से ठीक 10 साल पहले एक भयानक घटना हुई थी जिसे बस्तर ही नहीं पूरा देश हिल गया था। लगभग 31 कांग्रेस नेताओं के साथ और जो ग्रामीण थे और जो पुलिस के जवान शहीद हुए थे एक ब्लास्ट में। वो नक्सलियों का ब्लास्ट है और झीरम घटना के नाम से इसको जाना जाता है। और जो ये ब्लास्ट था किसी ने सोचा भी नहीं था कि इस तरीके का एक जो नक्सली है इस तरह की घटना को अंजाम देंगे। और लगातार जो है आज 10 साल इस घटना को हो गए, लेकिन बावजूद उसके आज भी जो लोग हैं उस न्याय के लिए भटक रहे हैं। आज हम एक ऐसी खास शख्सियत से आपको मिलाने जा रहे हैं बस्तर डायरी के माध्यम से, जो जिस समय की वक्त की ये घटना है उस वक्त ये शख्स जो है उस घटनास्थल पर पहुंचे थे, सबसे पहले पहुंचने वाले व्यक्ति थे। और इन्होंने जो इनके पास जो जानकारी है शायद ही किसी और के पास जानकारी हो, इससे हम जानकारियाँ साझा करेंगे और बात करेंगे कि उस जिस दिन घटना हुई तो घटना के बाद का जो मंजर था वो किस तरीके का था। नरेश जी, स्वागत है आपका सबसे पहले बस्तर डायरी। धन्यवाद। नरेश जी, सबसे पहले व्यक्ति आप थे जब वो घटना हुई थी और आप पहुँचे थे, तो सबसे पहला मेरा सवाल यही रहेगा कि किस तरीके का मतलब आपको सूचना मिली और जब आप वहाँ पहुँचे तो पहला आपके मन में जो विचार आया था वो क्या था? देखिए, सबसे पहले सूचना तो मिली थी उन्हीं लोगों से, कांग्रेसियों से, जो वहाँ मौके पर जब सबसे पहले घायल होने के बाद उनके साथ वाली गाड़ी जो बचकर आई थी उन्होंने ही सबसे पहले फ़ोन करके बताया कि इस तरह का घटनाक्रम हुआ है और ये जो घायल है इनको इलाज मिल सके उसके लिए भी अगर कुछ कर सकते हैं तो बताइए। लेकिन क्योंकि काफ़िला था उसके एक दिन पहले ये लोग जगदलपुरी थे तो अंदाज़ था कि बड़े तादाद में नेता वहाँ पर फंसे हो सकते हैं। और दरभा तो क्योंकि जान रहे थे हम लोग कि दरभा डिवीज़न माओवादियों का काफ़ी उस वक्त सशक्त था और इस वजह से इस बात की आशंका थी कि कोई बड़ी घटना हो सकती है। फिर इसके बाद क्योंकि मामले की गंभीरता को समझने के साथ मौके पर हम लोग निकले यहाँ से। केशलूर में एक सभा होनी थी, जब ये लोग पहुँचते दरभा से यहाँ तो उनका स्वागत केशलूर में होता, लेकिन केशलूर में लोग कार्यकर्ता इंतज़ार करते रह गए और पीछे दरभा में ये घटनाक्रम हो गया। तो हम लोग केशलूर गए, फिर केशलूर से दरभा गए, वहाँ हमने और इनपुट जुटाया कि नेता बाहर आप भी पाए हैं या नहीं है, एम्बुश वहाँ है। मालूम चला कि एक बड़ा एम्बुश है वहाँ। तो बिना मौका गंवाए, क्योंकि ये ज़रूरी होता है कि हम घटनास्थल पर जल्द से जल्द पहुँचे, हम लोग पहुँचे। और जब वहाँ दाखिल हुए तो क्योंकि ये जो एम्बुश है ये काफ़ी बड़ा एम्बुश होता है, पहले कट ऑफ लगाते हैं माओवादी ताकि पुलिस पार्टी या कोई और बाहर से आ रहा हो तो समय रहते उसको पहले ही रोक लें। तो हम कट ऑफ पर पहुँचे, वहाँ भी हमको थोड़ा वक्त लगा क्योंकि हमने बातचीत की, वहाँ कट ऑफ में कोशिश की कि अगर ये ऐसी पोजीशन है कि जहाँ से आगे नहीं जा सकते तो यहाँ पर थोड़ी देर रुक करके समझा जाए। लेकिन जब वहाँ पर कोई रिस्पांस नहीं मिला माओवादियों की तरफ से, केवल बैरिकेडिंग की तरह से रोका गया था वहाँ पर और उसके बाद आग भी लगी हुई थी। फिर वो क्रॉस करके आगे गए हम लोग, तो धीरे धीरे घाटी का इलाका था तो धीरे धीरे अंदर दाखिल हुए। जो पहला मंजर था वो था एक बड़ा गड्ढा ब्लास्ट, जहाँ पर वो गाड़ी उड़ी थी जिसमें दरभा के जो स्थानीय युवक थे, गाड़ी चला रहे थे, वो लोग थे। और इसके पीछे कई ट्रक, एक ट्रक खड़ा था और कई गाड़ियाँ सिलसिलेवार खड़ी थी। तो जैसे ही हम 4 कदम आगे बढ़े, हम सिलसिलेवार हमें लाशें भी दिखनी शुरू हो गई और घायल लोग भी दिखना शुरू हो गए। हमको देखने के बाद लगभग जो घायल लोग थे उनका सब्र टूट गया, बेतहाशा रोने लगे, मदद मांगने लगे क्योंकि गोलियां लगी थी। उनको उम्मीद नहीं थी कि उनकी जान बचेगी भी कि नहीं। और बाहर से कोई पहला व्यक्ति अगर पहुंचता है तो ऐसे में आदमी की भावनाएं स्वाभाविक तौर पर अपना सब्र वो टूट जाता है उसका। तो लेकिन क्योंकि हम लोग थे ही नहीं ज़्यादा वहाँ पर, हम किस तरह से मदद करें, तो उस हिसाब से हम लोगों ने किसी को गमछा बांध दिया, किसी को ब्लड रोकने के लिए सलाह दी क्योंकि मानसिक तौर पे वो मजबूत बने रहें और मदद पहुंच रही उनको बताया। और आगे बढ़ते गए, विद्याचरण शुक्ल जी मिले, उन्हें लगा पहले कि शायद कोई नक्सली आ रहा है तो वो बिल्कुल शांत पड़े रहे घायल होने के बाद भी। फिर हमने अपना परिचय दिया तो फिर उन्होंने मदद मांगी कि हमको उठा के थोड़ा बिठा दो, पानी पिलाया। उनको भी गोली पेट में लगी थी क्योंकि उठाने की कोशिश में दोनों हाथ हमारे खून से भर गए थे, तो पता चला कि उनको भी गोलियां लगी हैं। तो उनको भी मदद की, उनको भी पेट में हल्का गमछा बांधा ताकि ब्लीडिंग कम हो, समय मिले अस्पताल तक पहुंचने से पहले, ज़्यादा खून न बहे। तो ये सब मदद की उनकी। और फिर उसके बाद आसपास कई पुलिस के जवान थे, उनको पानी पिलाया। कई लोगों की ये स्थिति थी कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा था क्या होगा,
इस बीच जो बंधक बने थे लोग थे, किसी के हाथ की उंगली टूट गई थी, गोली लगने से उखड़ गई थी, कई लोगों को कान में चोट आई थी, बहुत बदहवास थे लोग। तो वो सारे लोग एक एक करके आए, सबको मिलजुल कर सबको ये फैसला किया कि क्योंकि वहाँ नेटवर्क नहीं था, हम किसी को मदद के लिए बुला नहीं सकते थे। अब ये एम्बुश ख़त्म हो चुका है, इसलिए सूचना नहीं दे सकते थे, मदद की ज़रूरत है नहीं बता सकते थे। फिर उसके बाद एकत्र करके सबको लेकर के घायलों को उठा करके चलना भी शुरू किए, ताकि लोग समय रहते उपचार प्राप्त कर पाएँ। फिर उसके बाद जब पुलिस पहुंची तो फिर उन गाड़ी में उनको शिफ्ट करके धीरे धीरे पहुंचाया गया उपचार के लिए। तो ये पूरा घटनाक्रम था जो सिलसिलेवार हुआ, और ये मुझे ये लगता है कि देश में इस तरह का पहला घटनाक्रम है जहां पर राजनीतिक नेताओं की एक तरफा एक साथ इतना बड़ा नरसंहार किया गया। और बड़ी बात यही है कि इतने साल गुजर गए, जांच पर जांच है, राजनीतिक हत्या या राजनीतिक षड्यंत्र की बात नेता करते हैं, एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं मिला है। और ख़ास बात ये बात ऐसी नहीं है कि कांग्रेस या भाजपा, बड़ी बात यह है कि क्या आम जनता को ये जानने का हक नहीं है कि इस तरह का अगर जनसंहार या राजनीतिक षड्यंत्र या कोई घटना होती है तो उसकी असलियत क्या है। क्या आवाम केवल इन राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तक ही सीमित रहने के लिए मजबूर है? उन्हें भी तो सच जानने का हक है। असली आम जनता को मालूम होना चाहिए कि ये हुआ क्या, कौन था उसके पीछे, क्या वो लोग अभी भी फ्री मुक्त घूम रहे हैं, ऐसा क्या वो दोबारा इस तरह की चीज़ें नहीं कर सकते? तो ये बड़ी बात है। तो मुझे लगता है कि 10 सालों में आरोप प्रत्यारोप की बजाय, कोई परसेप्शन क्रिएट करने की बजाय, किसी खास चुनिंदा नतीजे की चाहत रखने की बजाय इसकी बेहतर जांच होनी चाहिए, जिससे सही तरीके से न केवल जनता को जानकारी मिलेगी, आने वाले समय में ऐसी घटनाएं ना हों, उसके लिए भी कोई रणनीति सरकार, पुलिस एजेंसियां बना पाएंगी। अच्छा, अगर हम बात करें घटना की, तो कि जिस तरीके से लोग अलग अलग तरीके से इस घटना को बताते हैं कि कुछ लोग बताते हैं कि पहाड़ी के दोनों तरफ नक्सली बैठे हुए थे, नक्सलियों को पहले से अंदेशा था और नक्सलियों ने अपनी पूरी तैयारी करके बैठी थी जिस तरीके से हम लोग को हमला करना है। और लेकिन सवाल एक यही आता है कि उन्होंने, जो सब लोग बोलते हैं कि नक्सलियों ने नाम पूछ के सबको मारा है। अगर नाम पूछ के मारने वाली बात है तो कैसे उनको इस बात का अंदाज़ा था? क्योंकि कुछ लोग ये भी बताते हैं कि भाई कुछ लोग हिंदी नहीं बोल पा रहे थे, नक्सली जो थे इंग्लिश में बात कर रहे थे, इस तरह की बातें लोग करते हैं। क्योंकि आप बहुत पुराने हैं और इस घटना को आपने नज़दीक से, करीब से देखा है, तो उस घटना के बारे में जो ये बातें हैं इनको भी थोड़ा खुल के स्पष्ट करके बताइए। नहीं, देखिए, ये तो आता ही है, जब भी कोई घटना होती है तो उसके बाद उसका इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है। तो ये पूछा ही जाता है कि भाई कुछ इंग्लिश बोल रहे थे, हिंदी बोल रहे थे, जो घायल लोग थे उनके अलग अलग बयान सामने आए। लेकिन ये एकदम साफ है कि माओवादियों ने पूछा कौन कौन नेता शामिल हैं, कौन कहाँ हैं। नंद कुमार पटेल, उनके बेटे को बंधक भी बनाया, तो वो एक एक करके पूछ रहे थे नेताओं के बारे में। ये बिल्कुल सही है। महेंद्र कर्मा को ख़ास तौर पर उन्होंने पूछा और पूछने के बाद उनकी बहुत ही बेरहम तरीके से हत्या भी की। तो पूछ करके टारगेट किलिंग के अंदाज में एक तरह की हत्याएं थी, इसमें तो कोई दो मत नहीं है। ये भी बिल्कुल साफ है, जैसा कि माओवादियों का बयान आया कि उन्होंने ये कहा कि भाई हमने ये एम्बुश जो लगाया था पुलिस के लिए लगाया था। लेकिन अगर वो पुलिस के लिए लगाते, उसके बाद दूसरे लोग उसमें फंस जाते, तो ज़रूरी नहीं है कि इतनी पूछताछ करते। वो क्यों पूछ कर नेताओं को उन्होंने मारा। और अगर मान भी लें कि महेंद्र कर्मा उनका नंबर 1 टारगेट है, आप जानते हैं जैसा कि जुडुम के ज़माने से वो रहे हैं टारगेट माओवादियों के हमेशा से ही, तो केवल वो महेंद्र कर्मा जी के साथ ऐसा करते हैं, तो बाकी लोगों के साथ उन्होंने ऐसा बर्ताव क्यों किया? तो ये तो एक बड़ा रहस्य है। इसी ने ही सारी चीज़ों को तैयार किया, वो पृष्ठभूमि तैयार की जहाँ से इसके पीछे एक राजनीतिक षड्यंत्र की बू आती है। तो ये तो चीज़ें हैं बिल्कुल। लेकिन आप जो दूसरा हिस्सा पूछ रहे हैं कि इसमें कि ये घटना को अंजाम देने के लिए किस तरह से माओवादी एकजुट हुए, कहाँ से आए, तो जो तथ्य आए सामने उसमें ये मालूम चला कि सिर्फ जो घटना स्थल है वहाँ से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर हिकुम गांव में माओवादियों ने 2 महीने इस झीरम घाटी का एक प्लान पर एग्जीक्यूशन किया, एक डेमो किया, तैयारी कर रखी थी उन्होंने। 2 महीने पहले से प्रिपरेशन चल रही थी। ये वो जगह है जहाँ दंतेवाड़ा, सुकमा और बस्तर ज़िले का बॉर्डर का हिस्सा होता है। तो यहाँ पर वो 2 महीने तक ये सब करते रहे, लेकिन किसी को भनक नहीं लगी, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को इसका अंदाज़ा नहीं हुआ। और इसमें जो माओवादियों की कंपनी नंबर 2 है, बटालियन का हिस्सा है जो एक तरह से, वो इसमें शामिल थे। उसका प्लाटून नंबर 2 शामिल था, कई उसके नेता शामिल थे, करीब 300 की संख्या में ये लोग मौजूद थे। और उड़ीसा से भी एक बैकअप पार्टी इसमें आई थी। और ख़ास बात यह कि घटना के बाद ये लोग न केवल मोबाइल उन्होंने लूटा, सब जितने लोग थे उनके, और इसके साथ साथ वेपन्स भी लूटे, और साथ में ये वापस उसी गांव में गए। और वहाँ से 2 या 3 दिनों के बाद फिर से अलग अलग जगहों में बट्टे, जिसमें सुकमा कुछ लोग चले गए, कुछ बीजापुर चले गए, कुछ दूसरी जगह पे चले गए। तो इस तरह के इनपुट्स बाद में आए। बड़ी बात यही है कि अगर इस तरह की कोई चीज़ होती है तो इस प्रिपरेशन के बारे में इंटेलिजेंस का एक बड़ा फेलियर था। एक बड़ा सवाल ये भी है कि भाई
जब परिवर्तन यात्रा इतने बड़े नेताओं का काफिला चल रहा है तो वहाँ सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए थे, ये एक बड़ा सवाल है कि भाई जब आपको मालूम है इतने बड़ी सेंसिटिव जोन से राजनीतिक दलों का मूवमेंट है तो उनको क्या दिया जा सकता है सुरक्षा। आलम ये था कि जब घटना हुई उस वक्त तो कई नेता वापस जाकर के तोंगपाल की तरफ भी थाने के अंदर नहीं जा पा रहे थे, उनको आने नहीं दिया जा रहा था। आप दहशत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ऐसे में पुलिस की सुरक्षा के भरोसे ऐसी जगहों पर ऑपरेशन करना भी सवाल है, ऐसी जगहों पर यात्राएं करना भी बड़ा सवाल खड़े करता है कि उसके लिए प्रिपरेशन कितनी थी। मैं आपको रोकूंगा, जैसे आपने बताया कि पुलिस का फेलियर है। महेंद्र कर्मा एक नाम था और वो पहले से टारगेट पर, जैसा कि बताते हैं कि वो नक्सलियों के लिए एक मतलब बोल सकते कहर बन के आए थे। नक्सलियों के लिए विरोध में उन्होंने बहुत से काम किए, जिसमें सलवा जुडूम भी था और बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी। तो अगर हम बात करें कि लोगों को मारने की, लोगों को जो उन्होंने पूछ के मारा, तो हो सकता था कि शायद महेंद्र कर्मा ही उनके मेन टारगेट हो। बाकी लोगों को जो उन्होंने मारा पूछ के कि भाई आपका नाम क्या है और तुम्हारा नाम क्या है, इस तरीके से मारा। और बताते ये भी हैं कि महेंद्र कर्मा को मारने के बाद जो वहाँ लोग मौजूद थे, जो नक्सली मौजूद थे, महिलाएं मौजूद थी, उन्होंने नाचा भी है और जोर से चिल्लाया भी था। बिल्कुल बिल्कुल। जब ये हत्या की तो उन्होंने बहुत ही एक तरह से अमानवीय तरीके से नृत्य किया। करीब 61 के आसपास चाकू उनको घोंपे गए थे, तो मतलब बहुत ही बेरहम हत्या थी। हालांकि पहले उनको गोली मारी गई बंधक बनाने के बाद, जब उन्होंने आत्मसमर्पण किया बार बार, क्योंकि वो महेंद्र कर्मा का नाम ले रहे थे। तो आखिरकार वो बुलेट प्रूफ गाड़ी में उनको मिली थी, लेकिन उस वक्त वो वहाँ नहीं थे, लेकिन माओवादियों की पहुँच में नहीं थे। लेकिन उन्होंने आत्मसमर्पण किया, इसके बाद माओवादी उन्हें पकड़ पाए और पकड़ने के बाद उन्होंने पहले गोली मारी। जब वो गिर पड़े तो उसके बाद वहाँ पर ये मालूम चला कि ये महेंद्र कर्मा है, तो कई चाकू उन पर चलाए गए और उसके बाद आसपास माओवादियों ने एक बहुत पुराना टारगेट को उन्होंने ख़त्म किया। ऐसा करते हुए नारे लगाते हुए नाचा वहाँ पर आसपास घेराबंदी करके। वो लोग काफ़ी देर इसका जश्न भी मनाते रहे। तो ये तो हुआ था बिल्कुल वहाँ पर। और ये प्रत्यक्षदर्शी जो मौके पे थे, जो बंधक बनाए गए लोग थे, उन लोगों ने भी बताया ये बात, उन्हीं के ज़रिए ये बात सामने आई कि इस तरह का एक खौफनाक मंजर उन्होंने अपने आँख के सामने देखा है। तो टारगेट तो वो थे, लेकिन इसके बाद नंद कुमार पटेल की हत्या हो जाना, उनके बेटे दिनेश की हत्या हो जाना, ये गंभीर बात है कि भाई उनके बेटे को क्यों मारा, वो भी बंधक बनाने के बाद। कुछ लोगों को छोड़ा भी जो बंधक थे वहाँ पर। तो ये इससे पता चलता है कि उनका जो मारने का लक्ष्य था वो तय था, एक सोचा समझा था कि इन लोगों की। जानकारी में ये भी बताते हैं लोग कि वहाँ पे जब इस घटना को अंजाम दिया गया तो नक्सलियों का टॉप लीडर हिड़मा भी वहाँ मौजूद था। 7 तरीके का घेरा बनाया गया था, पूरा प्लानिंग के तहत ये काम किया गया था, जिस तरीके से लोग बात करते हैं, बताते हैं लोग। और इनका सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि वहाँ पे जितने भी लोग हैं उनको सबको मारना। तो ये बात कहाँ तक सच है और कहाँ तक इस बात को हम लोग मान सकते हैं और लोग मान सकते हैं कि ये सच्चाई इसमें इतनी है? नहीं, देखिए, वहाँ हिड़मा की मौजूदगी की बात है तो मैं जितना तथ्यात्मक तौर पर इन सारी जानकारी को जानता हूँ उसमें ये बात गलत है। हिड़मा वहाँ मौजूद नहीं था, उसकी बजाय ये कमान दूसरे माओवादी लीडर्स के पास थी, क्योंकि दरबा डिवीज़न का उस समय इंचार्ज जो था सुरेंद्र था, लिहाजा उसका नाम शामिल था। और एक जो प्लाटून अलग है जो लगातार घूम कर कंपनी वारदातों को अंजाम देती है, 3 कंपनियां हैं, उनमें से 2 नंबर कंपनी को ये जिम्मेदारी दी गई थी। वो बीजापुर से लेकर दूसरे राज्यों में भी जाके ये लोग वारदातों को अंजाम देते हैं। तो इस संगठन के नक्सली उसमें ज़्यादातर शामिल थे। और जहाँ तक रिहर्सल की बात है, तैयारी की बात है, तो माओवादी कोई भी एम्बुश करते हैं तो उसकी महीनों तैयारी करते हैं ताकि वो सफल हो, उनके आर्म्स, उनके एमुनेशंस, ये सब वेस्टेज ना हो और वो टारगेट को प्रॉपर प्लान करके किल करते हैं। और यही वजह है कि ये सवाल माओवादियों पर है कि जब वो इतना सब कुछ प्लान करके सोच समझ के करते हैं तो इन हत्याओं पर उनके बयान इतने उथले क्यों हैं, वो स्पष्ट क्यों नहीं कर पा रहे हैं कि इन हत्याओं के पीछे की वजह क्या है। तो ये महत्वपूर्ण बात है। तो हिड़मा की मौजूदगी नहीं है वहाँ पर, लेकिन मुझे लगता है कि और दूसरे लीडर्स थे जिनको ये कमान दी गई थी, जिसमें उस समय विनोद जो जीवित था वो था, देवा था, सोनाधर था जो उस वक्त जीवित था, वो सब नक्सली शामिल रहे। क्योंकि आप वहाँ थे, बहुत सारी बातें आपने बताई हैं, ऐसा कोई मतलब चीज़ आया, लम्हा ऐसा कोई देखा होगा आपने जिससे आपको लगा हो कि यार मैं कहाँ आ गया या फिर ये क्या हो गया अचानक? क्योंकि हम लोगों ने देखा है जब ये खबरें चल रही थी तो आप सबकी मदद करते, किसी को पानी पिला रहे थे, किसी को उठा के बैठा रहे थे। तो ऐसा कोई होगा जिसने, ऐसा सुनने में भी आया कि किसी ने आपसे मदद भी मांगी थी कि बचा लो? हाँ बिल्कुल, सभी लोग मदद मांग रहे थे। मुझे तो नहीं लगता कि कोई भी ऐसा रहा होगा जो ये नहीं चाह रहा था वहाँ पर कि उसकी जो स्वस्थ भी था पूरी तरह से, जिसे मामूली खरोचें आई थी, वो भी चाह रहा था कि उसको तुरंत मैं वहाँ से निकाल करके बाहर सुरक्षित जगह पे ले पाऊँ।
विद्याचरण शुक्ल जी की तो बात आप लोगों ने सुनी ही थी उस समय, उनसे जो संवाद हुआ। मैं समझता हूँ कोई भी इंसान जो ऐसी परिस्थिति में होगा वो तो यही चाहेगा भी, और ये एक मानव होने के नाते हमारा फ़र्ज भी है, पत्रकार होने के नाते और रहम हो जाता है ये बात कि हम सभी पहलू को ध्यान में रखते हुए जो कर सकते हो किसी की मदद वो करें। मुझे भी वो लगा वहाँ पर, और आपने ठीक कहा कि इस तरह की ठीक एक घटना नेतानार इलाके में भी हुई थी। वहाँ पर पुलिस जवान ऐसे एक एम्बुश में फंसे हुए थे, तब हम वहाँ पहुँच गए तो और उस वक्त गोलीबारी का माहौल था, बिल्कुल एम्बुश करंट था एकदम। तो उस वक्त तो लगता ही है कि क्योंकि आपकी भी जान जा सकती है। जिस वक्त मैंने विद्याचरण जी को हाथ लगाया वो लोकेशन ऐसी थी कि एक हिस्सा पूरा खुला हुआ था, और जितना एम्बुश मैं समझता हूँ मुझे लगता है कि वो उस वक्त ऐसा लगा कि किसी भी पल आके गोली मुझे लग सकती है, और आप शरीर में इस बात को महसूस करते हैं कि शायद अब आके लगी गोली, तब आके लगी। एक डर आप उसकी जो इंटेंसिटी है वो आप अपने अंदर महसूस कर पाते हैं। तो ऐसा कई मौका आया बीच बीच में, पर ये लगा कि जो जब आप सही करने का सोचते हैं तब कहीं ना कहीं थोड़ा हौसला तो आपको मिलता है, अपने आप ही आता है उसके लिए, क्योंकि आपको लगता है आप जो कर रहे हैं वो सही है, उसमें आपका कोई गलती या आपका कोई पूर्वाग्रह शामिल नहीं है। तो शायद यही था कि जिसकी वजह से वहाँ से भागने की बजाय या बच निकलने की बजाय मुझे लगा कि अपनी जिम्मेदारी और अपना जो काम है उसको बेहतर तरीके से कैसे कर सकते हैं। जहाँ घटना हुई है वहाँ से तुंगपाल थाना और दरभा थाना ज़्यादा दूरी पर नहीं है। बैकअप की अगर बात करें तो बैकअप आने में समय क्यों लगा? क्या लग रहा था कि नक्सली लगातार उस जगह को अपने कवर में किए हुए थे, अपने अंदर रखे हुए थे? नहीं, वो तो तैयारी माओवादियों की थी। जैसे मैंने बताया कि कट ऑफ लगा देते हैं वो, तो उन्होंने दोनों तरफ कट ऑफ लगा रखा था। जिस घटना स्थल के पहले कुछ मीटर और घटना जहाँ अंजाम दिया उसकी दूसरी तरफ, यानी दरबा और तुंगपाल के बीच दोनों तरफ, मतलब 3 जगह पर एक ही वक्त पे माओवादी मौजूद थे, जिसमें मुख्य जगह पर प्रमुख दस्ता था जिसने घटना को अंजाम दिया। तो ये तो तैयारी माओवादियों की तरफ से पहले से ही थी, उन्होंने किया ही था। और अगर बल की बात कर रहे हैं तो मेरी जो जानकारी में है, क्योंकि मिनपा का कैंप खुलने जा रहा था जो अभी संभव हो पाया है इतने सालों के बाद, मतलब 9 सालों के बाद अभी आखिरकार सुकमा में वो कैंप फाइनली खुला, लेकिन इसकी शुरुआत 2013 के आसपास की गई थी। उस वक्त जब ये घटना हुई तब बड़ी तादाद में बल, जिसमें सुकमा के एसपी भी थे, वो भी वहाँ मौजूद थे। तो इस वजह से एक तरह से कमांड कंट्रोल का थोड़ा सा इशू आया, और मुझे लगता है कि बल पर्याप्त नहीं था। जो बस्तर के एसपी है उन्होंने नारायणपुर में उस वक्त बहुत अच्छा काम किया था, पर यहाँ पर उनके पास पर्याप्त बल नहीं था दरबा थाने में कि वो इतने बड़ा अटैक को काउंटर करने के लिए अपनी फ़ोर्स को लेकर तुरंत दाखिल हो जाएं या उतनी बड़ी फ़ोर्स को लेकर अंदर चले जाएं। ये डिसीजन मुझे लगता है काफ़ी मुश्किल होता है पुलिस के लिए, क्योंकि वो प्राइम टारगेट भी हैं, उनको लक्ष्य करके माओवादी वहाँ पर मौजूद रहते हैं। तो शायद ये कारण रहा होगा तकनीकी तौर पे, और ये क्योंकि आप किसी बल के मुखिया हैं तो आपकी जिम्मेदारी ज़्यादा हो जाती है कि आप अपने बल को भी सुरक्षा उपलब्ध कराएं रणनीतिक तौर पे। तो संभवतः ये वजह है कि इस वक्त की वो पर्याप्त मात्रा में बल ना होने के कारण वहाँ लोग मौजूद मदद करने नहीं पहुँच पाए समय रहते, और जिसकी वजह से घटना पूरी हुई। धन्यवाद नरेश जी। थैंक यू। तो ये नरेश जी थे, नरेश मिश्रा जी, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, और जब घटना ये घटी थी उस समय ये सबसे पहले व्यक्ति थे जो वहाँ पर उस घटना में वक्त पहुँचे थे। कल भी हम लोग गए थे झीरम, वहाँ पे लोगों से जानकारी प्राप्त की थी, लोगों से बात करने की कोशिश की थी। आज भी 10 साल बाद लोग जो हैं, जो आम लोग हैं, वो इस घटना से संबंधित जितने भी लोग हैं जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया उसकी सज़ा का इंतजार कर रहे हैं। देखने वाली बात ये होगी कि क्या दोनों पार्टियाँ मिलकर, दोनों सरकार, दोनों कांग्रेस और भाजपा मिलकर क्या इस जो मुद्दा है इस मुद्दे को क्लियर कर पाएगी, या फिर इसके तहत जितने भी लोग थे क्या उनको गिरफ्तार करके उनको सज़ा दे पाएगी। ये देखने वाली बात होगी।